डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 का जो क्वालिटी ऑफ वाटर एंड टेस्ट है उसका कंप्लीट नोट्स आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को शेयर करें अन्य लोगों में, ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद लाइक करें। तो ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था होलसम ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कि ये क्या होता है होलसम ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसा पेयजल जिसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व नहीं पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, होलसम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। अब हमने बताया था कि दो तरीके का जल हो सकता है, एक पैल्यूटेड वाटर जिसको गंदा जल बोलते हैं या गंदा पानी, और एक होता है दूषित पानी जिसको कंटामिनेटेड वाटर बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि गंदा पानी किसे कहते हैं, तो ऐसा पानी जो पीने और घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गंदा पानी कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियों से, घरेलू नालियों से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ पानी क्या कहलाता है, पैल्यूटेड वाटर कहलाता है। दूसरा दूषित पानी कंटामिनेटेड वाटर इसको बोलते हैं। तो वह पानी होता है, चाहे वह जल होता है जिसमें रोगजनक जीवाणु पाए जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के फ्लश लैट्रिन से जो निकला हुआ पानी होता है वो होता है। एक नोट भी मैंने इसमें लिख दिया है कि गंदा पानी सदा दूषित नहीं होता, परंतु दूषित पानी जो होता है वो गंदा भी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो गंदा पानी दिखता है जिसमें हमें इम्प्योरिटीज़ कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, जैसे कि कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जैसे आप धूल या मिट्टी की बात कर लें तो अगर किसी पानी में पड़ जाए तो गंदा पानी कहलाएगा, लेकिन अगर दूषित पानी की बात की जाए तो दूषित पानी में कीटाणु होते हैं। तो गंदा पानी में ज़रूरी नहीं कि कीटाणु हों, जो बैक्टीरिया हो, जो जीवाणु हो वो हों, लेकिन दूषित पानी जो होता है उसमें बैक्टीरिया निश्चित रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद होलसम ड्रिंकिंग वाटर की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला कि यह शुद्ध और साफ होना चाहिए। दूसरा, पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होना चाहिए। तीसरा यह कि यह पानी फ्रेश यानी कि ताज़ा होना चाहिए और कठोर, हार्ड नहीं होनी चाहिए, हार्डनेस इसमें नहीं होना चाहिए। अगला है कि पेयजल का तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है इतनी चीज़ों को। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस तरीके से ये हम लोगों का पेज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे पेज पे। तो इसमें पानी की अशुद्धियाँ जो इम्प्योरिटी होती हैं वाटर में उनके बारे में डिस्कस किया गया है। पानी में जो अशुद्धियाँ होती है 3 प्रकार की होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, डिजॉल्व्ड और कोलाइडल इम्प्योरिटी। ये 3 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो पहली होती है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। तो सस्पेंडेड के बारे में मैंने आपको बताया कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी क्या होती है। चलिए आइए, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी मैंने बताया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटी के वो पानी में फैले रहते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो पानी में फैले रहते हैं और अपेक्षिक घनत्व जो होता है, इनकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो पानी की स्पेसिफिक डेंसिटी से कम या उसके बराबर होती है, जिससे ये लटकते रहते हैं। मैंने बताया था कि इनको सेडिमेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से दूर किया जा सकता है। उदाहरण मैंने बताया था कि जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, मिनरल मेटल हो गए, ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी वजह से टर्बिडिटी जो गंधलापन होता है वो होता है। एल्गी यानी कि काई, फंगी और प्रोटोजोआ, इनका नाम आपने सुना है, इनकी वजह से कलर आ जाता है पानी में। और अडर यानी कि गंध आ जाता है और टर्बिडिटी यानी कि गंधलापन आ जाती है। दूसरा होता है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़, घुलित अशुद्धियाँ। तो वे अशुद्धियाँ होती है जो जल में घुल जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड होते हैं वो घुल जाते हैं, है ना। ऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं, जो लवण होते हैं वो घुल जाते हैं। और गैसों को, इसमें जो गैसें होती हैं कुछ वो भी क्या हो जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं। तो अब ये बात कर सकते हैं हम लोग कि लिक्विड रूप में भी हो सकते हैं, सॉलिड और गैस के रूप में भी हो सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बोलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और बाद में इसको लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट कर करके बाद में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हालांकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नोट्स की तरह। ये मैं बस एक वीडियो इस पर बना दिया हूँ ताकि ये समझ में आपको आसानी से आ जाए। अब डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ में ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ लिख दिया है। जैसे जो साल्ट होते हैं, लवण, उसमें इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम, ये
कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम के क्लोराइड होते हैं। वैसे ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। इनके कारण होता क्या है, तो इनके कारण हार्डनेस और एल्कैलिटी आ जाती है पानी में, पानी क्षारीय हो जाता है और कठोर हो जाता है। उसी प्रकार जो सोडियम होता है, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम के कार्बोनेट और सोडियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं, इनकी वजह से जो पानी होता है सॉफ्ट हो जाता है, मृदु हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला होता है मेटल, जो धातु होते हैं, ये सब डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं। सब क्या है, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सब के सब क्या है, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो धातु होते हैं उनमें आयरन होता है, आयरन की वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, और हार्डनेस भी आती है आयरन की वजह से, और कोरोजन यानी कि संक्षारण भी होता है। और धातु के रूप में मैग्नीज होता है जो उसी में घुला होता है पानी में, तो इसकी वजह से जो पानी का रंग होता है ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। और पीवी यानी कि लेड और आर्सेनिक, इनकी वजह से जहरीला हो जाता है पानी, उसमें पॉइजनिंग आ जाती है। तीसरा है हम लोगों का गैस। गैस में ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो पाइप और फिटिंग होते हैं धातु के, उनमें जंग लग जाती है। दूसरा है हम लोगों का क्लोरीन और अमोनिया। क्लोरीन और अमोनिया, अमोनिया के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, और क्लोरीन के बारे में भी। जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है पानी का, वो अमोनिया की वजह से ख़राब हो जाता है, क्लोरीन की वजह से ख़राब हो जाता है, और अमोनिया की वजह से गंध आ जाती है पानी में। अमोनिया की वजह से क्या हो जाती है, पानी में गंध आ जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसी में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये मैंने आपको लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं H2S को। इनकी वजह से एसिडिटी होती है पेट में। हम लोग जब इससे युक्त पानी को पी लेते हैं तो एसिडिटी का कारण ये बन जाता है। अगली है कोलाइडल इम्प्योरिटी, आपको दिखाई दे रहा है। तो कोलाइडल इम्प्योरिटी की बात करेंगे तो कोलाइडल इम्प्योरिटी क्या होती है, तो ये अशुद्धियाँ जो होती हैं ना, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं और डिजॉल्व्ड पार्टिकल होते हैं, इनके मध्य के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर ये सस्पेंडेड पार्टिकल के कण हैं और ये डिजॉल्व्ड पार्टिकल के कण हैं, ये तो इनके बीच इनकी जो साइज होगी ये होगी। मतलब इनसे ये जो आपके ये आपके जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, ये मान लीजिए इनसे ये बड़े होंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। तो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ के बारे में मैंने क्या बताया कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल से बड़े होते हैं इनके पार्टिकल, और डिजॉल्व्ड पार्टिकल से क्या होते हैं, इनके पार्टिकल छोटे होते हैं। इन्हीं को हम लोग कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें इनका जो साइज होता है, जो माप होती है, वो 1 माइक्रोन से 1 मिली माइक्रोन तक होती है। और ये अशुद्धियाँ महामारी का कारण बनती हैं। इनका मतलब कि महामारी जो आती है, हैजा फैलता है, कालरा फैलता है, वो अगर ये इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं किसमें, पानी में, तो ये हो सकता है। और जल का जो कलर होता है, वाटर का जो कलर होता है, वो भी इन्हीं के कारण होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कर लेंगे, इसका कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब बात आती है पीपीएम की। तो पीपीएम क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि पीपीएम जो होती है, एक तरह से कहा जाए तो ये माप करने के लिए, क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए किसी अशुद्धि को, इसी को एक हम लोग क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ समझ में नहीं आया, आप लोग पीछे की वीडियोज़ में जाएंगे और वहाँ से अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि 1 ppm जो होता है वो क्या होता है, 1 mg/लीटर के बराबर होता है। अब टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट जो जल के परीक्षण होते हैं, टेस्ट ऑफ वाटर, 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और बैक्टीरियोलॉजिकल या जीवाणुवीय परीक्षण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की। जो हमारा फिजिकल टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है भौतिक परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है, जल का जो ताप होता है उसकी जांच की जाती है, टर्बिडिटी जो गंधलापन होता है उसकी जांच की जाती है, रंग की जो कलर होता है पानी में उसका, और स्वाद जो होता है टेस्ट उसकी, और गंध जो गंध जिसकी वजह से महकता है पानी, इन सब की जांच की जाती है। किसके अंतर्गत, फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं।
फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बात कर लेंगे। टेम्परेचर जो तापक्रम होता है, ये पेयजल का जो तापक्रम होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी हमारी टर्बिडिटी होती है, गंधलापन। गंधलापन के मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि पानी में गंदा चीज़ कोई भी, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले हो गया, ये सब अगर घुल जाते हैं तो पानी धुंधला दिखाई देने लगता है, उसमें आर पार की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग गंदा पानी बोलते हैं। मैंने बताया था कि घरेलू पानी के लिए 10 ppm से अधिक उसमें टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। 2 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उपकरण की बात करें तो इसकी जांच के लिए 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। एक अविरलता छड़ बोलते हैं, टर्बिडिटी रॉड, और दूसरा होता है जैक्सन टर्बिडीमीटर। तो टर्बिडिटी रॉड, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में और यहाँ से लिख सकते हैं इसके बारे में। मैंने इन दोनों के बारे में वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है कि ये टर्बिडिटी रॉड और जैक्सन टर्बिडीमीटर क्या होते हैं। आप वहाँ से जाके बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके बस लिख लेंगे। ये नोट्स सिर्फ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप क्या कर सकें, इस नोट्स से नोट्स बनाया लिया करें। फिगर वगैरह सब वहीं से बना लेंगे, यहाँ बस लिख लेंगे। उसके बाद अगला है कलर। कलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो किसके कारण, कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण, जैसे पेड़ पौधों के जड़, पत्ते, काई हो गया, इनकी वजह से होती है। और कुछ घुलित अशुद्धियाँ जैसे आयरन और मैग्नीज जो होते हैं, इनके कारण भी पानी में रंग आ जाता है। पानी में जो रंग होता है घरेलू पेयजल के लिए, वो 20 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर इसको मापा जाता है। इस रंग मापी का प्रयोग किया जाता है रंग को मापने के लिए, जिसे हम लोग टिंटोमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट और ऑर्डर की बात कर लें तो टेस्ट और ऑर्डर यानी कि स्वाद और ऑर्डर मीन्स गंध। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनके सड़ने और गलने के कारण और घुलनशील जो गैसें होती हैं और मिनरल्स होते हैं, जब ये जल के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे जल में गंध आ जाती है, यानी कि महकने लगता है हमारा पानी। और जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, उसकी वजह से, या लवण जो होते हैं उनकी वजह से जो स्वाद होता है वो परिवर्तित हो जाता है हमारे पानी का। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऑर्डर की बात मैंने की थी वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से समझ भी सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझने के लिए, लेकिन ये जो पीओ वैल्यू और इसकी मीनिंग है, इसको आप अच्छे तरीके से वहाँ वीडियो में जाके अगले वाले में समझ सकते हैं इसको। चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है जो ऑर्डर का मान होता है, पीओ वैल्यू। तो ये कैसे कैसे होता है, नो परसेप्टिबल ऑर्डर जब 0 होता है, 1 होता है तो वेरी फाइंट बहुत कम होता है, 2 होता है तो कम होता है, डिस्टिंक्ट होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है, और 4 है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, और 5 है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक ऑर्डर की मात्रा, गंध की मात्रा होती है हमारे पेयजल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल टेस्ट पर। जो केमिकल टेस्ट हमारा होता है उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो जो केमिकल टेस्ट होता है, इसमें हम लोग किस किस चीज़ का परीक्षण करते हैं इसके बारे में जान लेंगे। जो टोटल सॉलिड होते हैं, क्लोराइड होते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेज जो होती हैं, घुलित गैसें, आयरन और मैग्नीज, हार्डनेस का हम लोग जांच करते हैं और पीएच वैल्यू निकालते हैं। किसके अंतर्गत, केमिकल टेस्ट के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहली चीज़ टोटल सॉलिड, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा 500 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोटल सॉलिड की मात्रा 500 ppm से अधिक पेयजल में नहीं होनी चाहिए। और 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर 1 घंटे तक पानी को सुखाकर और उसमें जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को तौल लिया जाता है। वहीं होते हैं हमारे क्या, वहीं टोटल सॉलिड की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल पर नए हो तो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी उसका लाभ मिले और मुझे भी हौसला मेरी बढ़ती रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए इस करने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लोराइड की बात करेंगे हम लोग। क्लोराइड, ये आपको दिखाई दे रहा है क्लोराइड। तो क्लोराइड की बात करेंगे तो क्लोराइड की मात्रा 200 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए पेयजल में। क्लोराइड से होता क्या है, क्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो खरापन आ जाता है। हम लोग जानते हैं कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, नमक, अगर नमक की मात्रा पानी में अधिक हो तो खरापन आ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला होता है डिजॉल्व्ड गैसेज, जो घुलित गैसें हैं। घुलित गैसों में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और मेथेन है, ये घुले रहते हैं। तो ऑक्सीजन अगर घुला है जल में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्या होता है, ऑक्सीजन अगर उपस्थित है पानी में तो पानी तो ताज़ा बना रहता है, लेकिन जो पाइपलाइन होते हैं और जो फिटिंग्स होते हैं उनमें जंग लगने की संभावना होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति से एसिडिटी होने लगती है। अगर ये पानी में पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेज ये पाई जाती हैं, तो एसिडिटी हमारे होने लगती है। अगली हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन और मैग्नीज। सबसे सिंपल 0.3 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए क्या, आयरन की मात्रा और मैग्नीज की मात्रा पानी में, ठीक है। और इनकी वजह से रंग बदल जाता है, भूरा लाल हो जाता है पानी का रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो आपकी हार्डनेस है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैंने बताया है आपको हार्डनेस के बारे में, पिछले वीडियो में जाके आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 1 डिग्री जो कठोरता होती है 14.25 ppm के बराबर होती है। 50 ppm का पानी सॉफ्ट वाटर कहलाता है, 150 ppm का पानी कुछ कठोर, और 300 ppm या इससे अधिक का जो पानी होता है बहुत कठोर माना जाता है। कठोर जल के बारे में मैंने बताया था कि भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, इससे साबुन जो होता है उसके साथ झाग नहीं देता है, कपड़ों का रंग उड़ जाता है और ईंधन की अधिक खपत होती है। क्या करने में, कठोर जल का प्रयोग करने में। अगला मैंने एक नोट यहाँ पे लिखा है कि 1000 ppm से अधिक जो हार्डनेस होती है तो उस पानी को हम लोग खारा जल कहते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और जो समुद्र का जल होता है दोस्तों, उसमें 35,000 कितना 35,000 ppm तक कठोरता पाई जाती है। किसमें, जो हमारा समुद्री जल होता है उसमें 35,000 ppm तक पाई जाती है कठोरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हार्डनेस की बात करेंगे तो हार्डनेस मैंने आपको समझाया है पिछले वीडियो में कि 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक दूसरी क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस। तो परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसकी बात करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। और इसको दूर करने के लिए साबुन परीक्षण विधि और नहीं तो EDTA मेथड का प्रयोग किया जाता है। वैसे अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है और इसको उबाल के दूर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट करने में कोई परेशानी न हो। स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ जरूर लेंगे या नोट्स बना लेंगे या फिर इसी को नोट्स समझ के पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद pH वैल्यू की बात करेंगे तो pH वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि pH वैल्यू क्या होता है। pH वैल्यू का उपयोग क्या किया जाता है, अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पानी में कितने क्षार हैं और कितने अम्ल हैं उसको। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर H+ जो होते हैं आयन, वो अगर अधिक होते हैं तो पानी अम्लीय होता है, और अगर OH- जो आयन है वो अधिक होते हैं तो पानी क्या हो जाता है, हमारा क्षारीय होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और pH वैल्यू ज्ञात करना मैंने आपको बताया ही है, मैंने अच्छे से सिखाया है ये pH वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, pH वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो पानी क्षारीय होता है, pH वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है पानी। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट में मैंने बताया था कि इस चेरिचिया जो कोली होती है उसी की उपस्थिति जानने के लिए हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग जानते हैं कि जो इस्चेरेचिया कोली होती है वो मलमूत्र में पाई जाती है और उसी से निकलती है। तो जब पानी में फैलता है जब ये ई कोली, तो हमें पता चल जाता है कि प्रदूषण उसमें हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से मलमूत्र उसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक का प्रयोग करते हैं। एक झिल्ली छन्नक विधि होती है जिसको इंग्लिश में मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक कहते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है और इसी से ज्ञात किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा जो तीसरा चैप्टर है इसका कंप्लीट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।